Good evening, everyone. So, I welcome you all of the students, all of aspirants in the platform of Vidya Gijoris. आज के इस विशेष सेशन में हम लोग इंस्पायरिंग इंडिया के तहत आप लोगों के साथ क्विज करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आप में से ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर सेशन में जुड़ें और इस सेशन के अंतर्गत आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपने नॉलेज को इनहेंस करिए। इस समय जब हम प्रिपरेशन के जोन में हैं, हम तैयारी के इस स्तर में हैं, जरूरी होगा कि आप अपने आप को इस तरीके से टेस्ट करते रहें और अपने आप का परीक्षण करते रहें। तो इस इंस्पायरिंग इंडिया के क्विज के अंतर्गत वी हैव सम क्वेश्चंस। कम एंड टेस्ट योरसेल्फ। आज का दिन, आज की तारीख अपने आप में एक महत्वपूर्ण तारीख भी है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब वही बड़ी हैसियत हैं, वो बड़ी व्यक्तिगत हैसियत हैं जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान के इस बड़े प्रारूप को निर्मित किया है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के विषय में आप सबको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के उन कार्यों के विषय में, उनके उस व्यक्तिगत विधा के विषय में आपको जानने का प्रयास करना चाहिए, जो इस देश की इतनी बड़ी मूरत कि भारतीय संविधान के संरचना के पीछे उनका क्या योगदान था, किस किस प्रकार से उन्होंने भारतीय संविधान के अंतर्गत या भारत के विधायन को निर्मित करने तक या भारत के अंदर कास्टिज्म जैसे सिस्टम को समाप्त करने के लिए उन्होंने किस किस प्रकार के कदम उठाए। तो उनके विषय में हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ये हमारे देश की वो अमूल्य धरोहर है जिनके विषय में हम अक्सर थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहते हैं कि ऐसे लोगों को आज जानकर हमें क्या मिलेगा। हमें बहुत कुछ मिलेगा अगर हम अपने पूर्वजों को ठीक तरीके से जानेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के विषय में आप अवश्य पढ़िए। उनकी एक अच्छी किताब है द इनहेलेशन ऑफ कास्ट। उनकी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, उस ऑटोबायोग्राफी को भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर डेट पर, आज की तारीख पर आपके साथ आज हम क्विज के कंपटीशन में आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन साझा कर रहे हैं। आइए आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए और उनको सॉल्व करिए और टेस्ट करिए अपने इस प्रकार के नॉलेज को। हु इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के चीफ आर्किटेक्ट के तौर पर हम किसे जानते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, सरदार पटेल। तो मैंने पहले ही आपको क्लू दे दिया है, आज की तारीख अपने आप में उसका गवाह है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द पर्सन who is known as the chief architect of Indian Constitution. I hope this is very easy question और इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में आप में से कईयों को पहले ही जानकारी होगी। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ विच इंपॉर्टेंट कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी। डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आता होगा। आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग, क्योंकि अपने आप में बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन भी है। जैसे इसका आंसर है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज द कमेटी of which Dr. B. R. Ambedkar Sahab was the chairman. Next question. How many members were there in the Constituent Assembly at the time of adoption of Constitution? तो जिस समय हमारा भारतीय संविधान निर्मित हो रहा था, उस वक्त संवैधानिक सभा में टोटल कितने मेंबर्स थे? ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को जानने के विषय में भी। एंड आई होप यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर, दैट इज 389. 389 members were there in the Constituent Assembly. This is option number B, which is the correct answer. Next question is, the idea of equality before the law in the Indian Constitution is borrowed from which country? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आप आर्टिकल 14 पढ़ते हैं, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी इक्वालिटी का प्रिंसिपल आप वहां पर देखते हैं, जिसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये दो इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स या ग्राउंड्स हमें पढ़ने को प्राप्त होते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ किस देश से हमने बोरो किया है, इसके बारे में ऑप्शन पहला है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। आप इन दोनों आंसर्स में, ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर डिस्क्राइब्ड विच आर्टिकल एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वो कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसे इस संविधान की आत्मा कहा है?
उसे हार्ट एंड सोल की रिकॉग्निशन दी है। तो मैं आपको वो लाइन पढ़कर सुनाता हूं जहां पर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 9 दिसंबर 1948 को अपने अभिभाषण में शामिल करते हुए कहा था, इफ आई वॉज आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल without which this constitution would be a nullity, without which this constitution would be nothing, and that article could, I will refer the article number 32, that is the very soul of the constitution and very heart of it. This was the paragraph, this was the thing that he described at their speech in 9th of December 1948. तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आर्टिकल नंबर 32 को, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी प्रोवाइड करता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स आदि किसी भी प्रकार के अधिकारों को एनफोर्स कराने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकता है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को भारतीय संविधान के अंतर्गत इसकी आत्मा माना गया है, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के ये अपने भावाभिव्यक्ति है कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल नंबर 32 विल बी द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ नलिटी, means nothing. Come to the next question, that is about Dr. B.R. Ambedkar was appointed as the chairman of drafting committee. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 26 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर was appointed chairman of drafting committee on 29th of August 1947. Option number B is the right answer. Rest of the ऑप्शंस कैन नॉट बी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 आपके देश के आजाद होने का वो वक्त, 26 जनवरी 1947 हो नहीं सकता, 26 नवंबर 1949 आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक स्पेसिफिक डेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल के अंदर प्रेस्क्राइब की गई है ना, रिगार्डिंग एनैक्टमेंट, दैट इज द डेट. Question number 7 is, which British institution awarded Dr. Ambedkar a DSc, that is Doctorate of Science in Economics? तो ये कौन सी संस्था थी जिसने भारतीय डॉक्टर अंबेडकर साहब को डीएससी की उपाधि इकोनॉमिक्स शब्द से के अंतर्गत प्रोवाइड करने की कोशिश की? ये है क्वेश्चन नंबर 7 और इसका आंसर है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी is the Dr. Ambedkar's Memorial House located outside India? तो भारत के बाहर वो कौन सा शहर है, कौन सा विदेशी शहर है जहां पर डॉक्टर अंबेडकर साहब के मेमोरियल हाउस को जो है बनाया गया है? तो ये पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए लंदन, दैट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. Question number 9. Which international event in 2015 featured a special session commemorating Dr. Ambedkar's legacy? Option number A is World Economic Forum. Option number B is United General Assembly. Option number C, World Human Rights Conference. Option number D is International Labour Conference. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. Next question is, Dr. Ambedkar's legal ideas were influenced by which American civil rights concept? Manifest Destiny, Due Process and Equal Protection, Monroe Doctrine, Separation of Church and States. तो यहां पर इसका आंसर क्या होना चाहिए? Dr. Ambedkar's legal ideas were influenced from due process and equal protection. That is option number B. That is the correct answer. Coming to the next question, that is question number 11. In which global city did Indian Mission organize exhibitions and lectures in 2021 to honor Ambedkar? वो कौन सा शहर था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होना चाहिए? It is all, that is Geneva, Tokyo and Washington DC. So in which global city did Indian Mission organize exhibitions and lectures in 2021? It was city of Geneva, Tokyo and Washington DC. Option number 4 will be the right answer. Coming to the next question, that is question number 12. Dr. Ambedkar's contribution to economic planning led to the establishment of which major institutions? RBI, SBI, Planning Commission, नीति आयोग. तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होना चाहिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया.
Coming to the next question. Dr. Ambedkar's final resting place, now a site of pilgrimage for followers, is called. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार आपके जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है. डॉक्टर अंबेडकर्स फाइनल रेस्टिंग प्लेस नाउ अ साइट ऑफ पिलग्रिमेज फॉर फॉलोअर्स इज कॉल्ड. आप इसके विषय में सुने होंगे. आप दीक्षा भूमि के बारे में भी जानते होंगे. आपने नाम सुना होगा. आपने चैत्य भूमि को भी सुना होगा. राजघाट भी सुना होगा. विजय घाट भी सुना होगा. पर इसमें से कोई एक ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है और सही आंसर है चैत्य भूमि. चैत्य भूमि इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑफ 13. Please remember, it's a very important question that has asked many a time in the judicial service exam. Next question number 14 is, which iconic Buddhist site was established in Nagpur where Ambedkar converted to Buddhism? Sanchi Stup, Mahabodhi Temple, Diksha Bhumi, Chaitya Bhumi. Options are very confusing and you have to choose your answer very carefully. And I hope that you will definitely mark a right answer. सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है इसमें ऑप्शन नंबर बी, सी और डी. आप इसका क्या आंसर मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर न ए होगा, न बी होगा, न डी होगा. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज दीक्षा भूमि. Coming to the next question of 15, it is about 14th of April 2025. It's celebrated as which anniversary of Dr. Ambedkar? It is 134th, 130th, 135th, none of the above. If you are well versed with the current newspapers or current things, you will definitely mark the right answer. The right answer would be option number A, that is 135th anniversary. तो 14 अप्रैल 2025 यानी आज की तारीख पर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की 135वीं जयंती मना रहे हैं. नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. Which international organization honored Dr. Ambedkar in 2015 by releasing a commemorative postage stamp? It is World Bank, UNESCO, United Nations, International Labour Organization. आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनाइटेड नेशंस. अगला प्रश्न है, which of the following key constitutional values Dr. Ambedkar emphasized the most? In the given option, you will definitely can answer correctly. Patriotism and sacrifice, liberty, equality and fraternity, decentralization and capitalism, national integration. तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. मैंने इसीलिए शुरू में ही कहा कि आप इसके शब्दों से ही सही आंसर मार्क कर सकते हैं. लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. अब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के पॉइंट पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने अपनी बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा कि माई आइडियल वुड बी अ सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, which is only another name of democracy. Democracy is not merely a form of government, it is primarily a mode of associating living life and conjoint communicating experience. It is essentially an attitude in the respect and reverence towards fellow men. This was the paragraph written in the Annihilation of the Caste, the renowned book written by Sir Dr. Ambedkar Sahab. तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को उन्होंने डेमोक्रेसी के दूसरे स्वरूप के तौर पर माना है. तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज डेफिनेटली होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर्स अप्रोच टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? कैसा अप्रोच उनका भारतीय संविधान के तौर पर था? डुअल, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट विद फेडरल फीचर, वीक सेंटर, स्ट्रॉन्ग स्टेट, यूनिटरी गवर्नमेंट. तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट विद फेडरल फीचर्स. Next question is question number 19. Dr. Ambedkar was the principal architect of which of the following laws related to equality? तो समता से संबंधित या समानता से संबंधित तो किस पर्टिकुलर विधान के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट के तौर पर भी अंबेडकर साहब को देखा जाता है? आईपीसी, हिंदू कोड बिल, एविडेंस लॉ, फैक्ट्री एक्ट. इट इज टोटली डिमॉन्स्ट्रेटेड. ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिंदू कोड बिल, द राइट आंसर.
Next question is, which of the following books was written by Dr. B.R. Ambedkar? As I have said it many a times during this session, that annihilation of caste, I am giving you the answer directly for this question. Option number C is the right answer for this question. डॉक्टर अम्बेडकर हैज रिटन द बुक ऑफ एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट. वैसे तो उन्होंने कई सारी चीजें कही और लिखी हैं, और उनके द्वारा कहे गए बहुत सारी चीजों को बाद में कुछ ऑथर्स ने या पब्लिशर्स ने पब्लिश भी किया है, लेकिन ये उनमें से एक किताब है. फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डॉक्टर अम्बेडकर रिसीव्ड अ डॉक्टरेट in economics, if you can tell. Question number 21. I hope you can answer it. Tell me. Question number 21. From which university Dr. Ambedkar received doctorate in economics? Option number 1, Oxford University. Option number B, Columbia University. Option number 3, that is London School of Economics and Harvard University. So he got his doctorate from Columbia University. Option number B answer. Next, in which commission Dr. Ambedkar served in 1942, influencing labor policy and social welfare? Option number A, Simon Commission. Option number B, Round Table Conference. Option number C, Viceroy Executive Council. Option number 4, States Reorganization Commission. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होना चाहिए वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल. Now coming to the question number 23, in which year did Dr. Ambedkar embrace Buddhism? It was the year of 1947 or 1950 or 1954 or 1956. Option number D, that is the correct answer, 1956. As you can remember कि on December 1956 अपनी निद्रा अवस्था में ही वो चिर निद्रा में समाहित हो गए थे, और उसी समय उन्होंने बुद्धिज्म की दीक्षा भी ली थी. Next question is, what is the name of the political party founded by Dr. Ambedkar in 1956? तो 1956 में उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को अवजनित किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, दलित सेना. तो आपके लिए यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को उन्होंने बाद में समाप्त कर दिया था. Next question is question number 25, and from here you will get some more questions under Constitution of India. In ADM Jabalpur versus Shivakant Shukla, one of the landmark decision on the Constitution of India, it was pointed out, rule of law is the antithesis of arbitrariness. It is accepted in all civilized societies. It has come to be regarded as the mark of free society. Above observations were made by which Justice of Honorable Supreme Court? Justice Bhagwati, Justice Khanna, Justice Beg, Justice Ray, who became Chief Justice later on. It is the option number A, that is Justice Bhagwati. That is the correct answer. Next question is 26. The right to be forgotten has been recognized by Justice S.K. Kaul of Supreme Court as part of which right? Fundamental right, right to privacy, both A and B, neither A nor B. तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आप याद कर सकते हैं, रिसेंट में
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस के कौल साहब ने ये डिसीजन दिया था, इन्होंने इसे दोनों पार्ट्स के अंतर्गत रखा था, अर्थात राइट टू प्राइवेसी में भी और आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक रिकॉग्नाइज्ड राइट के तौर पर भी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, assertion and reasoning। assertion है right to education is a fundamental right, reasoning है our constitution has no provision earlier before making of right to education as fundamental right। आप क्या कहेंगे, क्या दोनों सेंटेंस अपने आप में ट्रू है, क्या पहला सेंटेंस ट्रू है दूसरा फॉल्स है, क्या दूसरा ट्रू है पहला फॉल्स है, अथवा दोनों ही अपने आप में सही हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ए इज ट्रू एंड रीजनिंग, यानी असर्शन इज ट्रू एंड रीजनिंग इज फॉल्स। ऐसा नहीं है कि इस राइट टू एजुकेशन के आने से पहले हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र में संविधान में कोई प्रावधान नहीं थे, प्रावधान थे। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज assertion is true and reasoning is false। After a money bill has been passed by the House of People, it is transmitted to the Council of the State for its recommendations within how many days? तो आप भारतीय संविधान के अंतर्गत जाइए और वहां पर रेलिवेंट प्रकार के प्रोविजंस पढ़िए, उन उपबंधों को पढ़िए, उन प्रोविजंस के अंतर्गत यू कैन फाइंड दैट कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप डेफिनेटली वहां पर एक समय पाएंगे जो वहां पर 14 डेज के तौर पर प्रिस्क्राइब्ड है। मनी बिल के बारे में प्रोविजन आपको आर्टिकल नंबर 109 110 के आसपास मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं। इसका सही आंसर 14 डेज होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, केशवानंद भारतीज केस, जस्टिस सीकरी हैड ट्राइड टू टैबुलेट द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जस्टिस सीकरी ने किन पर्टिकुलर कंसेप्ट्स को बेसिक स्ट्रक्चर के या बेसिक फीचर के डॉक्ट्रिन के अंतर्गत टैबुलेट किया था? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसमें क्या होना चाहिए? जिस प्रकार से यहाँ पर कंसेप्ट लिखे गए हैं ये भारतीय संविधान के अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इन सभी को बेसिक फीचर के अंतर्गत जस्टिस सीकरी साहब ने टैबुलेट किया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला पार्ट, द टर्म लॉ इंक्लूड्स एवरी ब्रांच ऑफ लॉ, yet there is difference between the constitutional law made in exercise of sovereign powers, and hence amendment is not covered within the definition of law provided in article 13(2) and clause number 3। ये किस लैंडमार्क डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम इसमें जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट से डील हो रहे हैं और बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। क्या गोलकनाथ होगा, अथवा शंकरी होगा, अथवा केशव भारती होगा? इसका सही ऑप्शन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होना चाहिए। Coming to the next part, question number 31, the vice president is elected by which method? On the basis of federal franchise, on the basis of electoral college, on the basis of electoral college of Rajya Sabha and secret ballot, on the basis of electoral college of all members, both of the parliament houses members are involved, और ऑप्शन नंबर डी। जब आप ऑप्शन नंबर डी को पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर मिल रहा है बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरल वोट एंड बाय सीक्रेट बैलेट। तो आप वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पढ़िए। जब आप प्रेसिडेंट इलेक्शन पढ़ते हैं उसी कंपैरिजन में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी देखिए, तो आपको ये बेसिक अंतर देखने को वैसे भी स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Coming to the next part of question 32, which of the following cases is related to interpretation of Article 142 of the Constitution, which empowering the Supreme Court to pass such decree, make such order as necessary for doing complete justice in any cause or matter before it? आप में से मैक्सिमम लोग इस बात को जानते होंगे और रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नंबर ऑफ डिसीजंस भी आर्टिकल 142 के एप्लीकेशन के साथ हेल्ड भी किए हैं। आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कंप्लीट जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कौन सा मामला डिसाइड हुआ है, के एम नानावटी का, यूनियन कार्बाइड का, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, अथवा इन सभी का? तो इन तीनों ही पॉलिटिकल जजमेंट्स में आर्टिकल 142 का यूज हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड to all Indians and is the principle which is giving unity and solidarity to social life। ये कथन किसने कहा?
अगर ऑप्शन में डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के किताबों को पढ़िए, उनके स्पीचेस को सुनिए, उनके जीवन गाथा को देखिए, तो उन सब से आप इस पर्टिकुलर 4 ऑप्शन को अगर देखेंगे तो हमें इस बात में आंसर अपने आप छिपा हुआ नजर आ जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की ये कथन है, उनकी ये लाइन है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंतर्गत। फ्रेटर्निटी शब्द के जो मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है वो उनके अभिभाषण से सामने आती है। Question number 34. After the Mandal case, it has been observed that the poisonous weed of casteism has been replanted where it will trouble as 1,000 years. Each age will have to be considered. ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया? प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, मिस्टर एन ए पालकीवाला, मिस्टर राम जेठमलानी, मिस्टर पी एन भगवती। ये स्टेटमेंट मिस्टर एन ए पालकीवाला साहब ने दिया आफ्टर द मंडल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्स कोर्ट हैज डेवलप्ड क्यूरेटिव पिटिशन। आपने एक पिटिशन का नाम सुना ही होगा, ये उपचारात्मक याचिका के तौर पर क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटिशन किस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत फाइल की जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? ये आर्टिकल 32 है, 143 है, 142 है या 161 है? आप अगर ठीक से संविधान पढ़े होंगे तो आप बता पाएंगे कि आर्टिकल नंबर 142 इज द रेलेवेंट प्रोविजन अंडर विच द क्यूरेटिव पिटिशन कैन बी फाइल्ड for the complete justice. Parliament has power to make law on a matter in a state list provided it is in. तो संसद को राज्य सूची में निहित किसी भी विषय के अंतर्गत लॉ बनाने की पावर हो सकती है। कब? जब ये नेशनल इंटरेस्ट में हो तब, या जब ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो तब, जब ये दोनों में हो तब, अथवा किसी में ना हो तब। तो क्वेश्चन नंबर 36 के अंतर्गत इसका सही आंसर होगा नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित में पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। इसके बारे में प्रोविजन आप आर्टिकल नंबर 254, 55, 249 के आसपास देखिएगा, आपको ये मिल जाएगा। सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 249, 250 के अराउंड। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन है 37. इट इज वेल एक्सेप्टेड बाय द थिंकर्स, फिलोसोफर्स एंड एकेडमिशियंस दैट if justice, liberty, equality, and fraternity, including social, economic, and political justice, the golden goals to be achieved, the Indian polity has to be educated and educated with excellence. ये स्टेटमेंट किस पर्टिकुलर मामले के तहत कहा गया? क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए पी ए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस जजमेंट को आप जो है इन पार्लेंस विथ आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 के अंतर्गत पढ़ने को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38. The fundamental duties incorporated in Article 51A of the Constitution are mere reminder to the citizens with no enforceability to ensure their compliance was set by. क्वेश्चन नंबर 38 का पहला ऑप्शन है डीडी बसु, दूसरा ऑप्शन है सुभाष कश्यप, तीसरा ऑप्शन है जस्टिस जी एस वर्मा और चौथा ऑप्शन है जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर। The fundamental duties incorporated in Article 51A of the Constitution are mere reminder to the citizen with no enforceability to ensure their compliances. It was said by Justice J.S. Verma. Option number C is the right answer. Next question is, DPSP are the conscience of the Constitution which embody the social philosophy of Constitution. It was described by जी ऑस्टिन, एवी डाइसी, बी आर अम्बेडकर, के सी वियर। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। डीपीएसपी आर द कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्बॉडी द सोशल फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन was described. Option number C, Dr. Ambedkar Sahab is the right answer. Next question is question number 40. Which parts of Indian Constitution exhibit the commitment of founding fathers to the goal of peaceful social revolution? It is preamble. It is part number 3 of fundamental rights. It is part number 4 of dealing with the directive principles. All of the three. Yes. The right answer would be option number D, that is preamble भी, fundamental right भी और DPSP भी। ये तीनों ही चीजें इस कमिटमेंट को एग्जिबिट करती हैं। Next particular question is, the first Constituent Assembly meeting held on 9th of December 1946 was presided over by Jawaharlal Nehru ji, Sri S.N. Sinha ji, Dr. Rajendra Prasad ji. Question number 41.
सही आंसर ऑप्शन बी, श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को प्रिसाइड करने वाले व्यक्ति थे श्री एस एन सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द सेकंड विमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुजाता वी मनोहर जी, एम फातिमा जी, लीला सेठ जी, रोमापाल जी। तो ये सभी जो डिग्नेटरीज हैं ये जस्टिसेस रह चुके हैं। आपको बताना है कि इसमें वो कौन से सेकंड वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहे। फर्स्ट वीमेन जज तो जस्टिस एम फातिमा बीवी थी। लीला सेठ जी सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट थी। और जस्टिस सुजाता वी मनोहर was the second women judge of Indian Supreme Court. That is the right answer, option number A. Next question is, which one of the Chief Justice of India was Vice President of India from 1979 to 1984? Chief Justice A.N. Ray, Justice K. Subbarao, Justice S.M. Sikri, Justice Hidayatullah. Justice Hidayatullah was the different personality in the judicial history. ये भी अपने आप में एक अलग ही प्रकार के ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे जिन्होंने कई अलग अलग प्रकार के संवैधानिक पदों को धारित किया और उसमें उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भारत के न्यायिक जीवन के तौर पर, न्यायिक इतिहास के तौर पर और साथ ही साथ संविधान के कुछ ऐसे अन्य महत्वपूर्ण पदों को भी धारित करते हुए उसे उन्होंने सुशोभित किया है। भारत में इनका भी एक अलग स्थान रहा है, जस्टिस हिदायतुल्लाह सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन। ये किताब किन्होंने लिखी, किसके द्वारा ये ऑथर्ड बुक है? जॉन ऑस्टिन, ग्रैनविले ऑस्टिन, ए एल गुडहार्ट, एच एल ए हार्ट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रैनविले ऑस्टिन, जी ऑस्टिन। ये किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन जी ऑस्टिन सर ने लिखी। अगला क्वेश्चन, द फेमस पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज साइंड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड विच लीडर ऑफ द कंट्री? तो आप में से कुछ लोगों ने अगर भारत के इतिहास को ठीक से पढ़ा होगा तो यू माइट बी अवेयर ऑफ कि महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट पुणे में संभावित हुआ, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे समझौते हुए। क्वेश्चन नंबर 46, डॉक्टर अम्बेडकर वाज पोस्टथॉमसली अवार्डेड द भारत रत्न इन विच ईयर? तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होना चाहिए? 1990, आई थिंक इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ around when the Rajiv Gandhi ji was the Prime Minister of India. तो 1990 डॉक्टर अंबेडकर was the posthumously awarded the भारत रत्न, मतलब उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what was the original caste of Dr. B.R. Ambedkar? It was महार। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक रेजिमेंट भी है जिसे महार रेजिमेंट भी कहते हैं। इट वॉज द कास्ट ऑफ महार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? माई ट्रूथ, वेटिंग फॉर अ वीजा, अनटचेबल, कास्ट इन इंडिया। तो आप जानते होंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेटिंग फॉर अ वीजा, जो कुछ कम पेजेस की 40-50 पेजेस की एक ऑटोबायोग्राफी है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की ऑटोबायोग्राफी के तौर पर जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49 एंड 49 इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अक्टूबर 14, 1956 इन अम्बेडकर्स लाइफ? तो 14 अक्टूबर 1956 की तारीख इनके जीवन में वो किस तारीख के तौर पर जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज द he delivered his last public speech. Option B, he founded the Republican Party. Option number C, he converted to Buddhism. Option number D, he submitted the draft of constitution. तो ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो नहीं आएगी क्योंकि वो 1950 के आसपास की बात है, 49 की बात है। ये है he converted to Buddhism on this very date. The last question for today's quiz is, Dr. Ambedkar worked as a principal of Government Law College, Bombay in the year of 1937 for 1 year, 1936 for 1 year, 1935 for 2 year, none of the above. इसमें सही आंसर है 1935 for 2 year. तो आज के इस सेशन में, इस क्विज सेशन में हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की लाइफ, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए
कुछ ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोगों के सामने लेकर के आए जिसमें आप इनके विषय में जाने, संविधान के इस बड़े पितामह के तौर पर इन्हें जाने, इनके लाइफ के बारे में जाने और इन्होंने भारत को क्या दिया है, क्या इनका एक सामाजिक और संवैधानिक योगदान रहा है, उसे हम जाने। उस तौर पर हमने आज के इस सेशन में एक छोटी क्विज आप लोगों के समक्ष रखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कुछ ठीक एक्सरसाइज करने को प्राप्त हुई होगी। ऐसे ही कुछ नए प्रकार की चीज़ों को एक्सरसाइज करने के लिए आप विधि गिचूरिस के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखिए और इसके नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए उद्वेलित रहें, ऊर्जावान रहें। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस क्विज सेशन। विल मीट यू सून। थैंक यू सो मच।